जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे संविधान के भाग नंबर 3 में पार्ट इसका 1 देख चुके हैं। आज पार्ट नंबर इसका 2 देखेंगे। तो चलिए समझते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडिंग पार्ट 1 देख चुके हैं जिसका नाम था समानता का अधिकार। आज पार्ट नंबर 2 देखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले हेडिंग देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम के बारे में दिया हुआ है। अब पूछेगा आर्टिकल अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो लगाएगा 19 से 22 तक अनुच्छेद है, आर्टिकल दिया हुआ है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार में। अब चलिए समझते हैं आर्टिकल 19 को। देखिए आर्टिकल 19 क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो बोलने की आज़ादी देता है, बोलने की आज़ादी देता है आर्टिकल 19। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, तो आर्टिकल 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई थी। देखिए, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ के अंतर्गत आर्टिकल 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। फिर क्या हुआ, आर्टिकल 19 यफ, जिसका आर्टिकल ए बी सी ऐसे करके दिया है, वैसे आर्टिकल यफ में संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था। इसमें संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था, इसको अधिकार दिया हुआ था। उसके बाद संविधान में संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया और आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। संपत्ति का अधिकार को हटाकर आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। वर्तमान समय में आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया हुआ है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। तो चलिए समझते हैं कि 6 प्रकार की कौन कौन सी स्वतंत्रता है। देखिए सबसे पहले आर्टिकल पहला देखिए 19A, इसमें ए बी का दिया हुआ है। देखिए ए का 19A का समझिए, बोलने की आज़ादी। सबसे पहले आपको बोलने की आज़ादी है, आप गरिमा पूर्वक बोलिए, अच्छे से बोलिए। ये ना कि आपको बोलने की आज़ादी है तो आप किसी को गाली देने लगे, ऐसा नहीं। आपको बोलने की आज़ादी है, अच्छे से बोलिए। दूसरा, सभा करने की आज़ादी। सभा का मतलब समझिए कि नेता वोता जब आते हैं तो सभा करते हैं, मतलब शांतिपूर्वक विरोध करने का तरीका। ये नहीं कि आप लाठी डंडा लेकर गए आप विरोध करने लगे, ऐसा नहीं। आपको सभा करना है तो अच्छे से कीजिए। अब तीसरा देखिए, दूसरा हो गया, तीसरा समझिए, सी समझिए, संघ संगम और सहकारी समितियां बनाने की आज़ादी। आप छोटे छोटे संगठन बना सकते हैं, आपको बनाने की आज़ादी है। अब चलिए देखते हैं आर्टिकल 19D भ्रमण, घूमने की आज़ादी। भ्रमण का और आसान भाषा में समझिए, घूमने की आज़ादी। आपको जहाँ मन है वहाँ घूम सकते हैं। इसका मतलब आप यह मत समझिएगा आप किसी के घर में घुस जाइए। देखिए आपका मौलिक अधिकार तभी तक मान्य होगा जब तक आप दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन नहीं करते हैं। अगर आप दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन कर देते हैं तो आपका भी मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है। तो इसमें घूमने की आज़ादी, इसमें भ्रमण मतलब घूमने की आपको आज़ादी है, जहाँ मन वहाँ घूमिए, लेकिन किसी के घर में मत घुसिए। उसके बाद आर्टिकल 19E क्या कहता है, निवास करने की आज़ादी। आप मान लीजिए घूमने गए कहीं भी, मानिए भारत में 28 राज्य है, कहीं भी 28 राज्य या यूनियन टेरिटरी 8 है, वहाँ घूमने गए, आपको वहाँ की एरिया अच्छा लगा तो आप वहाँ निवास कर सकते हैं। ये निवास करने की आज़ादी आर्टिकल 19E में दिया है। अब चलिए समझते हैं आर्टिकल 19E के बाद यफ आता है, लेकिन यफ देखिए यहाँ पर आर्टिकल 19 यफ को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार था, इसको समाप्त करके आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। तो उसके बाद ई के बाद यफ आता है, यफ के बाद अब यफ के बाद जी आता है। तो अब जी को समझेंगे। इसमें व्यापार करने की आज़ादी। अगर आप घूमने गए तो वो आपको खाने पीने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो आप व्यापार कर सकते हैं। व्यापार करने की आपको आज़ादी है, जो मन वो व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें बहुत से आज़ादी दिया हुआ है। हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। आप हड़ताल करने जाते हैं, आपका मौलिक अधिकार नहीं है। आर्टिकल 19A के तहत प्रेस की स्वतंत्रता है। मीडिया चाहे तो सरकार से बिना डरे सच दिखा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं करती है। उसके बाद होता है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। किसी भी केस समझिए या कुछ भी को आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी चीज़ को आप जानकारी चाहिए तो आपको RTI फाइल कर सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और उसके माध्यम से आपको सूचना मिल सकता है। आपको किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप RTI फाइल कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, आपको उसके माध्यम से सूचना मिल सकती है। देखिए भारत विश्व का तीसरा देश है जो RTI को लागू किया, राइट टू इन्फॉर्मेशन। पहला लागू किया स्वीडन, दूसरा न्यूजीलैंड और तीसरा भारत। RTI मतलब सूचना का अधिकार लागू किया। देखिए इसको लेकर भी बहुत विवाद हो गया, RTI को लेकर विवाद हो गया। देखिए आया कानून 2005 में और 2019 में इसमें संशोधन हो गया। सरकार ने कहा कि इसके जितने भी अध्यक्ष हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनका वेतन सरकार डिसाइड करेगी। मतलब कितने उनको वेतन देना है, उनका कार्यकाल कितना हो गया सरकार डिसीजन करेगी। मतलब समझिए जितने भी
अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे, ये डर के मारे सरकार के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। सरकार के विरुद्ध काम करेंगे तो सरकार क्या करेगी, इन लोगों को हटा सकती है। इसीलिए इसको लेकर बहुत विवाद हुआ, 2019 में संशोधन हो गया। और भी बहुत आज़ादी हुई, जैसे फ़ोन रिकॉर्डिंग, अगर आप किसी से बात करते हैं उसका फ़ोन रिकॉर्डिंग कर लिए, उसको ना बताए हुए, ये भी एक अपराध है। उसके बाद आपके ऊपर झूठा केस लग रहा है तो आप मानहानि का केस भी कर सकते हैं, मतलब मान सम्मान पर ठोस पहुंचा, इसका भी आप केस कर सकते हैं। बहुत सी आज़ादी दिया हुआ है आर्टिकल 19 में। तो चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 19 के बाद 20 आएगा, लेकिन देखिए हम 20 नहीं समझेंगे। 20 और 22 को जो है वो बिल्कुल अपोजिट है। मतलब देखिए आर्टिकल 20 कहता है गिरफ्तारी के पूर्व संरक्षण और आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी के पश्चात संरक्षण, मतलब यह दोनों अपोजिट है 20 और 22। इसको जानने से पहले सबसे पहले हम आर्टिकल 21 को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आर्टिकल 20 और 22 को समझेंगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं। तो चलिए अब समझते हैं आर्टिकल 21 क्या कहता है। तो चलिए अब आर्टिकल 21 समझते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग आर्टिकल 21 हिंदी में अनुच्छेद 21 के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए देखते हैं, इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला जीवन जीने का अधिकार, हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार। देखिए जीवन जीने का अधिकार का मतलब ऐसा नहीं सिर्फ जीना नहीं होता है, जीवन जीने का अधिकार का मतलब सिर्फ जीना नहीं होता है, अच्छे से जीने का भी अधिकार दिया हुआ है। तो सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है आपको। पहला समान मिले, हर व्यक्ति को समान मिले, ना कि किसी को गाली दो, उल्टा सीधा बोलो, ऐसा नहीं, सब व्यक्ति को समान मिले। पहला सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार, दूसरा समान मिले सब व्यक्ति को, तीसरा स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण मतलब स्वच्छ इन्वायरमेंट मिले, इन्वायरमेंट में आप रहने का अधिकार है। तीसरा, चौथा समझते हैं शिक्षा स्वास्थ्य आजीविका का अधिकार है। आपको शिक्षा मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा और आजीविका का अधिकार है। आजीविका मतलब कुछ काम धंधा करेंगे तो खाना पीना खाने के लिए। तो उसके बाद देखते हैं राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, आप प्राइवेसी अपना छुपा सकते हैं, इसका भी आपको अधिकार दिया है। उसके बाद सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार है, सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार है। आपको एकांत में रहने का अधिकार है, आपको सोने का अधिकार है, बहुत से अधिकार दिया है आर्टिकल 21 में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसको बोला जाता है व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति को प्राप्त है। उस व्यक्ति को कहाँ रहना है, हर व्यक्ति को प्राप्त है, व्यक्ति को कहाँ रह, उसका जहाँ मन वहाँ रह सकता है। उसके बाद किससे शादी करनी है, उसको जो पसंद उससे शादी कर सकता है, ये भी उसकी आज़ादी है। तीसरा देखिए कौन सा काम करना है, ये भी उसकी आज़ादी है। उसके बाद समझिए क्या पहनना है, क्या खाना है आदि जो भी है, इसकी आज़ादी हर व्यक्ति को है, हर व्यक्ति को ये आज़ादी है। देखिए अब समझते हैं कि आर्टिकल 19(1) क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 19(1) कहता है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क मतलब फ्री में शिक्षा देने की बात फ्री में शिक्षा देने का अधिकार है। पूछेगा कौन सा अधिकार है, तो मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क में शिक्षा दिया जाएगा, ये निःशुल्क में शिक्षा दिया जाएगा, एक मौलिक अधिकार है जिसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब समझते हैं आर्टिकल नंबर 20 और 22 को समझेंगे। तो चलिए अब समझते हैं आर्टिकल 20 और 22 दोनों अपोजिट है एक दूसरे से, इसको समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 20 को देखते हैं। देखिए आर्टिकल 20 क्या कहता है, गिरफ्तारी के पूर्व संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है इसके पूर्व आपको क्या का अधिकार मिलता है, उसमें दिया गया है। आर्टिकल 20(1) में क्या कहता है, अपराध के दौरान जो सज़ा का प्रावधान होगा उसके तहत आपको सज़ा दी जाएगी। मतलब आसान भाषा में समझिए, आज चोरी करने की सज़ा 2 साल है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 महीना बाद चोरी करता है और सजा 4 साल हो जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर व्यक्ति चोरी किया है, अगर व्यक्ति आज चोरी किया है, आज सजा है 2 साल का, उसे 2 साल की ही सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मतलब 2 महीने बाद 3 महीने बाद 4 साल हो गया तो 4 साल की सज़ा नहीं होगी। मतलब समझिए अपराध के दौरान जो सज़ा का प्रावधान है उसके तहत ही सज़ा दी जाएगी। मतलब आज 2 साल है तो 2 साल ही होगा, आगे चलकर 3 साल 4 साल होगा तो ऐसा नहीं होगा, 2 साल है 2 साल ही होगा। उसके बाद आर्टिकल 20 दूसरा क्या कहता है, एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं होगी। मतलब एक कोई अपराध करते हैं उसके लिए आपको 1 बार ही सज़ा होगी, एक अपराध के लिए केवल 1 बार सज़ा, उस अपराध के लिए दोबारा आपको सज़ा नहीं हो सकती है। एक कहता है। अब आर्टिकल 20 का तीसरा क्या कहता है, स्वयं के विरुद्ध आप गवाही नहीं दी जा सकती है, आप स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। और पुलिस आपको लेकर जाए, खूब कूटे पीटे और आपसे कहे कि कहो कबूल करो कि तुम्हें मतलब ऐसा अपराध की हो, तो आप लोग मान लीजिएगा हाँ कि हम लोग ऐसा अपराध किए हैं, क्योंकि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएंगे, और जैसे मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे तो आप कह दीजिएगा कि हमें जोर ज़बरदस्ती हमें बहुत मार पीट कर रहे थे इसलिए हमने हाँ बोल दिया। उसके बाद वहाँ पर कह दीजिएगा कि हाँ हमने अपराध नहीं किया है, हम पुलिस के डर से ऐसा बयान दे दिए हैं कि हाँ हमने किया है। यही कहता है स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दी जा सकती है। अब चलिए समझते हैं आर्टिकल
22 क्या कहता है। अब चलिए समझते हैं आर्टिकल 22 क्या कहता है। गिरफ्तारी की पश्चात संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। आर्टिकल 22 ये कहता है गिरफ्तारी जानने का अधिकार। सबसे पहले आपको गिरफ्तार हो गए तो आपको गिरफ्तारी जानने का अधिकार है, हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है यह जानने का अधिकार है। उसके बाद समझिए, पहला वकील करने का अधिकार। आप गिरफ्तार हो गए तो आप वकील कर सकते हैं। सबसे पहले आप वकील से मिलेंगे, उसके बाद आप वकील कर सकते हैं, ये भी आपका अधिकार है। सब मौलिक अधिकार हैं। और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। मतलब समझिए, अगर पुलिस आपको थाना में ले जाकर बंद कर दी, जेल में लेकर बंद कर दी, तो पुलिस का यह काम है कि 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। अगर आपको लेकर जा रही है 1-2 घंटा लेट हो जाएगा, इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। ये समान गिरफ्तारी में आपको अधिकार मिलता है। एक होता है निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी, उसको समझते हैं। उसमें यह अधिकार आपको नहीं मिलता है, उसको समझते हैं, जिसका नाम है निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार। तो चलिए अब समझते हैं निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी। देखिए इसमें क्या होता है, देश की सुरक्षा के लिए, माने देश को किसी व्यक्ति से खतरा है, उसके लिए किसी व्यक्ति के पास बंदूक है, बम है, मतलब जो भी मतलब ये देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ऐसा मतलब एक्ट लाया गया, ताकि मतलब व्यक्ति को देश का कोई खतरा ना हो, किसी व्यक्ति को भी खतरा ना हो, इसको मतलब बचाने के लिए। देखिए क्या हुआ, इसमें क्या होता है, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी में क्या होता है, इस गिरफ्तारी में व्यक्ति को विशेष प्रावधान नहीं होता है। जो आर्टिकल 20-22 देता है, यह उसमें प्रावधान सीधा खत्म कर दिया जाता है, इसमें नहीं दिया जाता है। गिरफ्तारी की जानकारी जानने का अधिकार है। आपको पूछ सकते हैं कि हमें काहे गिरफ्तार किया गया, तो बता दें कि आपके पास बंदूक था या फिर ऐसा कोई बम वम या कुछ भी हो सकता है, दूसरा बता दें। उसके बाद पहला तो सत्य समझिए, न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। आपको पुलिस उठा ले गई तो आपको घर वाले न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं कि देखिए हमारे बेटा हुआ या कोई भी हुआ, हम उसे पुलिस उठा ले गई है और बता नहीं रही है कि कहाँ उठा ले गई है। उसके बाद देखिए निवारक निरोध के तहत एक सलाहकार कोर्ट बैठाया जाता है, इसे कोर्ट बैठाया जाता है। उसमें एक अध्यक्ष होंगे और 2 सदस्य होते हैं, वो लोग मिलकर फैसला करते हैं। उसके बाद देखिए इसमें सीधे 3 महीना के लिए सीधा पुलिस रिमांड पर लिया जाता है। इसमें कोई समझौता नहीं होता है, क्योंकि देश को आपसे खतरा है, इसीलिए सीधा पुलिस रिमांड लेती है कि कहाँ से बंदूक कहाँ से आया, बम कहाँ से आया, सीधा पुलिस। अगर पुलिस को जवाब नहीं मिला तो और 3 महीने ऐसे कर रखा जाता है, मतलब पुलिस रिमांड पर, जब तक उसका आंसर नहीं मिलेगा। और कहाँ रखा जाएगा किसी को नहीं पता होता है। अब चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा एक्ट आया। देखिए पहला प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट 1950 में आया। मतलब देश को सुरक्षा में कोई व्यक्ति बंदूक या बम रखता है, उससे खतरा होता है, उसको लिए आया। क्या नाम था, प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट 1950 में आया। देश को सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, मतलब देश की सुरक्षा अगर खतरा होगा, देश की सुरक्षा के लिए खतरा होगा तो उसके ऊपर एम लग जाएगा, किसी व्यक्ति पर बंदूक होगा या बम होगा एक्सेट्रा। देखिए 1971 में क्या हुआ, इसे ख़त्म कर दिया गया, 1971 में इसे ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद आता है मिसा, जिसका फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में आया। इंदिरा गांधी के काल में आया। इंदिरा गांधी का सरकार था तो इंदिरा गांधी ने लेकर आई। क्यों लेकर आई, इसमें हुआ क्या, अनिश्चित काल के लिए जेल में कोई भी जितने भी बड़े नेता थे उन्हें बिना कोई अपराध, बिना कोई बहुत ज़्यादा बोलता था तो इंदिरा गांधी सीधे उसे पकड़कर जेल में डाल देती थी, अनिश्चित काल के लिए, मतलब हमेशा के लिए अनिश्चित काल। जिसकी क्या इमरजेंसी में 1975 से 1977 इमरजेंसी लगा, इसका बहुत मिस यूज हुआ। और जैसे मिस यूज हुआ सरकार ने देखा, और सरकार 1977 में एक पार्टी थी जिसका नाम था जनता पार्टी, द्वारा इसे ख़त्म कर दिया गया। तो चलिए अब आगे समझते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको NSA बोलते हैं, NSA के नाम से जाना जाता है। या क्या है, और भी है, उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए और है उसको देख लेते हैं। निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी में देखिए तीसरा जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA 1980। मतलब देश में किसी भी व्यक्ति से खतरा होता है, देश को सुरक्षा को रखने के लिए ये लाया गया। ये आज भी लागू है, देश के सुरक्षा के लिए, मतलब देश को सुरक्षा बनाने के लिए ये रखा गया। उसके बाद चौथा जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, जिसको कोपोसा 1974 में लाया गया एक्ट। ये आज भी लागू है। मतलब तस्करी करना, स्मगलिंग और विरोध और विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज को, हेरा फेरी को रोकने के लिए इसको लाया गया। ये आज भी लागू है। उसके बाद देखिए 5वां नंबर प्रिवेंशन ऑफ द ब्लैक मार्केटिंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ द सप्लाई ऑफ इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1980 में इसको लाया गया। अब चलिए 6वां समझते हैं।
टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जिसका नाम है टाडा के नाम से जाना जाता है, 1985 में लाया गया, लेकिन 1995 में इसे रद्द कर दिया गया। यह लाया गया था आतंकवाद को रोकने के लिए, अब 7वां देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ द टेररिस्ट एक्ट, जिसको एक्ट पोटा के नाम से जाना जाता है। इसको लाया गया 2002 में लाया गया, लेकिन 2004 में इसको भी रद्द कर दिया गया। ये भी आतंकवाद को रोकने के लिए लाया गया था, लेकिन इसका बहुत मिसयूज होने लगा, इसीलिए इसको ख़त्म कर दिया गया। चलिए और 2 हैं उसको समझ लेते हैं। तो चलिए अब 8वां समझ लेते हैं। देखिए 8वां क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है UAPA के नाम से जाना जाता है, 1967 में लाया गया। क्यों लाया गया? देखिए इसको लाने का पीछे मुख्य कारण था आतंकवादी राष्ट्र विरोधी संगठन को रोकने के लिए। जितने भी संगठन हो राष्ट्र विरोधी संगठन है उसको रोकने के लिए लाया गया, लेकिन इसमें 2004, 2008, 2019 में संशोधन करके इसे और कठोर भी बना दिया गया है। ये आज भी लागू है। चलिए अब देखते हैं, पॉस्को का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, 2012 में से लाया गया। क्यों लाया गया? मान लीजिए कोई भी बच्चा हो गया 18 साल से कम है, अगर उसके साथ यौन शोषण हो रहा है तो उसको रोकने के लिए यह कानून लाया गया। यह निवारक निरोध के तहत नहीं रखा जाता है, इसको नहीं रखा जाता है, पोस्को को नहीं रखा जाता है। मतलब और कानून को कठोर बनाने के लिए जो चाइल्ड हैं, बच्चे बच्ची हैं, उनको कठोर मतलब उनको और सुरक्षा देने के लिए पोस्को को लाया गया, 2012 में लाया गया, जिसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, 2012 के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अगले वीडियो में समझेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। इसको समझेंगे अधिकार अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।